मुस्लिम ससुराल में हिंदू बहू की बकरा ईद। आरती रोते हुए साद को फोन करती है। साद, मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से कर रहे हैं, मगर मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, मगर किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। मैं आ रहा हूँ आरती, मेरा इंतजार करो। ये कहकर साद फोन रख देता है और भागता हुआ मंदिर आता है, जहाँ आरती अपने हाथों में सिंदूर लिए हुए आंसू भरी आंखों से साद को देखते हुए कहती है, साद उठाओ ये सिंदूर और इसे मेरी मांग में भरकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। साद आरती की मांग में सिंदूर भर देता है और आरती को पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आता है, जहां आरती डरते और रोते हुए कहती है, साद तुम्हारा परिवार मुझे अपना तो लेगा ना? मैं हिंदू हूँ ये जानकर कहीं वो मुझे ठुकरा तो नहीं देंगे? नहीं आरती, मेरे परिवार वाले ऐसे नहीं हैं। अम्मी अब्बू सभी तुम्हें बहू कबूल कर लेंगे। ये कहकर साद घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी उसकी माँ रफिया घर का दरवाजा खोलती है। साद बेटा, तुम यूं अचानक से कहाँ चले गए थे? अब्बू कितना परेशान हो रहे थे। और ये कौन है? अम्मी, ये आरती है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। ये सुनकर रफिया कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। ये देखकर आरती का मन इस डर में घुलने लगता है कि कहीं उसके मुस्लिम ससुराल वाले उसके हिंदू होने से उसे ठुकरा ना दे। तभी रफिया कहती है, सुभान अल्लाह, बहू तो बड़ी ही खूबसूरत है। जनाब नफीसा, नफीसा, असलम, अरे भाई कहाँ हैं आप दोनों? जल्दी से यहाँ आए। क्या हुआ रफिया बेगम, सब खैरियत तो है? हाँ देखिए तो हमारे घर बहू आई है। या अल्लाह भाईजान, भाभी तो यकीनन बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ने इन्हें फुर्सत से बनाया है। आरती के ससुराल वाले उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। आरती के ससुराल वाले मुस्लिम जरूर थे, मगर वो बहुत ही नेक दिल थे। अगले दिन आरती अच्छी बहू की तरह सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए उनके लिए खाना बनाती है। माँ जी, बाबूजी, साद, नाफीजा, जल्दी से आ जाइए, खाना लगा दिया है। भाभी जान, खाने की खुशबू तो बड़ी ही लजीज है और उम्दा है। सभी को आरती का बनाया हुआ खाना बहुत ही पसंद आता है। वाह बहू, इतना लजीज खाना मुद्दतों बाद खाया है, वरना तुम्हारी सास तो कच्चा पक्का खाना ही खिलाती थी। या अल्लाह, असलम, बहू के आते ही आपने तो हमारी बेकदरी शुरू कर दी। अरे बेगम साहिबा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। रहने दीजिए आप तो। आरती बहू, आंगन में ना हमारी बकरियां बंधी होंगी, उन्हें थोड़ा सा घास खिला देना। जी माँ जी। आरती जल्दी से बकरियों के पास आती है, जहाँ आंगन में एक ओट में एक बड़ी सी बकरी बंधी होती है और उसके दो मेमने उछल उछल कर उसके पास खेल रहे होते। उन्हें देखकर आरती बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये बकरी और उसके बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे कितने खूबसूरत भी हैं। आरती उस बकरी को सहलाते हुए अपने हाथों से उसे घास खिलाने लगती है। धीरे धीरे अब आरती का उस बकरी से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है। भाभी जान, चलिए आप भी खाना खा लीजिए। खा लूंगी नाफीजा, मगर पहले अपनी प्यारी बकरी को घास खिला दूं, फिर खाऊंगी। क्या बात है भाभी जान, कुछ ही वक्त में आपको हमारी बकरी अबीदा से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है ना? हाँ नाफीजा, वो क्या है ना, मुझे बचपन से ही बकरी और उनके बच्चों को अपने हाथों से घास खिलाना, उनके साथ खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। आरती हर दिन उस बकरी को अपने हाथों से नहलाती और उसे घास खिलाती। एक सुबह, अच्छा अम्मी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। एक मिनट, जरा ठहरिए भाईजान। शाम को आते वक्त मेरे लिए बाहर से रबड़ी जलेबी लेते आना, बड़े दिनों से खाने की तलब हो रही है। ठीक है, लेता आऊंगा। अरे साथ बेटे, एक बार बहू से भी पूछ लो, क्या पता उसे भी कुछ चाहिए हो। आरती, तुम्हें कुछ चाहिए? साद, मेरे लिए अंगूर लेते आना बस। असल में आरती ने वो अंगूर अपने लिए नहीं बल्कि बकरी को खिलाने के लिए मंगाए थे। अबीदा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए अंगूर लाई हूँ, ये लो। आज तुम्हें ये रूखा सूखा घास खाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहू, ये अंगूर तुम हमारी बकरी को क्यों खिला रही हो? अम्मी, बकरी को अंगूर बहुत भाते हैं, मैंने गांव में देखा था बकरियों को अंगूर की झाड़ियों से अंगूर खाते, इसलिए बस अबीदा के लिए अंगूर मंगवाए हैं। अपनी हिंदू बहू को बकरी से इस कदर घुला हुआ देखकर रफिया कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब बकरा ईद का त्योहार पास आ जाता है, या फिर यूं कहें कि कहीं न कहीं बकरीद की कुर्बानी के साथ आरती की खुशियों के खत्म होने की घड़ी थी। अब हर घर में बकरीद की खरीदारी शुरू हो जाती है। आरती बहू, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। क्यों अम्मी जान, हमें कहीं जाना है क्या? भाभी जान, 2 दिन बाद बकरीद है, बस हम सभी उसी की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं। और हाँ आरती बहू, अगले 2 दिन तक तुम्हें अपनी बकरी को जितनी खातिर नवाजी करनी है कर लो, क्योंकि परसों रोज बकरीद पर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। बकरी की कुर्बानी की बात से आरती की आंखें नम हो जाती हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में रफिया, नफीजा और आरती बाजार आती हैं।
अम्मी मैं तो ये जड़ी वाला सूट लूंगी, भाभी जान के लिए ये सलमा सितारा वाला सूट ले लो, बकरीद के जश्न के लिए सबसे खूबसूरत लगेगा। भाभी जान देखकर बताइए आपको ये सूट पसंद है? भाभी जान कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं नाफिसा। बेचारी बहू उदास मन से बकरीद की खरीदारी के बाद घर चली आती है। एक तरह जहां आरती का पूरा मुस्लिम ससुराल बकरीद के लिए एक दूसरे से खुशियां बांट रहा होता है, वहीं बकरीद के दिन होने वाली आबिदा की कुर्बानी का कड़वा सच आरती को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिससे उसे बकरीद की खुशी भी फीकी लगने लगी थी। पता है आबिदा, बकरीद के दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। जब से ये बात मुझे पता चली है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मगर मैं अम्मी जान अब्बू जान से उनकी खुशियां कैसे छीन लूं? मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। ऐसे कहते हुए आरती बकरी से लिपट कर बिलक बिलक कर बहुत देर तक रोती है, मगर उसकी सारी बातें असलम सुन लेता है। अगले दिन बकरीद आ जाती है। राफिया बकरी को खूंटे से खोलकर उसे नहलाती है। अम्मी जान मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो बहू, क्या बात है? अम्मी जान क्या बिना कुर्बानी किए ये बकरीद नहीं मनाया जाएगा? मगर बहू बिना बकरी की कुर्बानी किए बकरीद का जश्न कैसे मुमकिन है? ये तो अरसे से चला आ रहा है। अल्लाह ने इब्राहिम से उसके बेटे इस्माइल की जान मांगी थी, मगर उन्होंने इब्राहिम की खराई को देखकर इस्माइल को छोड़ा था और बदले में इब्राहिम ने मेमने की कुर्बानी की थी, इसलिए हमें भी कुर्बानी करनी होगी। मगर अम्मी जान एक बेजुबान जानवर से उसकी जिंदगी छीनकर बकरीद का जश्न मनाना कहाँ तक जायज है? अल्लाह तो जिंदगियाँ देते हैं, वो कहाँ कहते हैं कि किसी से उसकी जिंदगी छीनकर खुशियाँ खरीदे। रफिया बेगम बहू ठीक कह रही है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो कुर्बानी का मोहताज नहीं। इंशाअल्लाह वो हमारे घर को बिना कुर्बानी के भी आबाद रखेगा। इसलिए अब से बकरीद पर हमारे घर में अब कोई कुर्बानी नहीं होगी। ये सुनकर आरती की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और वो अपनी बकरी अबीदा से लिपट कर उसे चूमती है। देखो अबीदा, अब कोई तुमसे तुम्हारी जिंदगी नहीं छीनेगा। तुम भी इस बकरीद के जश्न की उतनी हकदार होगी जितने कि हम। आरती खुशी से तैयार होकर आती है, जिसके बाद वो अपने मुस्लिम ससुराल वालों के साथ बड़ी ही खुशियों से मिठाइयाँ सेवइयों से बकरीद की खुशियों की शुरुआत करती है और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटकर बकरीद का जश्न मनाती है। इस बड़ी खुशी में उनकी बकरी अबीदा भी शरीक होती है और हिंदू बहू को अपने मुस्लिम ससुराल में मनाई गई पहली बकरीद हमेशा के लिए यादगार दावत के तौर पर याद रहती है। शांति, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अंकित की शादी करा दें। अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। जी सही कहा आपने, हमें कोई अच्छी लड़की ढूंढकर अंकित की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन शांति, पहले हमें इस बारे में अंकित से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो पहले से ही किसी लड़की को पसंद करता हो। मैं एक काम करता हूँ, उसे बुलाता हूँ और उससे इस बारे में पूछता हूँ। अंकित बेटा, इधर तो आना। जी पिताजी बोलिए। अंकित, मैं और तुम्हारी माँ सोच रहे थे कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो तुम हमें बता सकते हो, हम उसके घर जाकर शादी की बात करेंगे। जी पिताजी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। उसका नाम मोती है और वो मेरे ही ऑफिस में एक एम्प्लॉय है। क्या, एक एम्प्लॉय? मैं एक मामूली सी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मेरी बहू का स्टैंडर्ड हमारे जितना हाई होगा, समझे तुम? तो उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लेकिन माँ, मोती बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मोती से ही करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। अंकित बहुत अमीर परिवार से होता है, वहीं मोती एक गरीब परिवार से होती है। मोती अंकित की कंपनी में एक छोटी सी एम्प्लॉय होती है, लेकिन स्वभाव में बहुत अच्छी होती है, जिससे अंकित मोती को पसंद करने लगता है और धीरे धीरे मोती भी अंकित को पसंद करने लगती है और उनकी ये पसंद जल्द ही एक प्यार के रिश्ते में बदल जाती है। मोती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मेरी फैमिली अपने हाई स्टैंडर्ड की वजह से तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगा। हम एक काम करते हैं, हम मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं, फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन अंकित, ये सब ठीक रहेगा? मैं एक गरीब परिवार से हूँ और तुम इतने अमीर परिवार से। मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद भी तुम्हारी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट करेगी। तुम फिक्र मत करो, हमारी शादी के बाद वो लोग तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेंगे। जिसके बाद मोती और अंकित एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, जिसके बाद अंकित मोती को अपने घर ले जाता है। अंकित, ये लड़की कौन है, वो भी शादी के जोड़े में? माँ, ये मोती है जिससे मैं प्यार करता हूँ और हमने शादी कर ली है। देवर जी, आपने एक मामूली और गरीब लड़की से शादी कर ली?
अब लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े खानदान की छोटी बहू एक गरीब परिवार से। आपने तो हमारी समाज में नाक ही कटा दी। हाँ भैया, ये आपने सही नहीं किया। मैं इस मामूली लड़की को अपने घर की बहू नहीं मान सकती हूँ। इसे अभी कभी यहाँ से निकाल दे। ठीक है माँ, अगर आप मेरी पत्नी को नहीं अपनाओगी और वो इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। शांति, जो होना था वो हो गया। अब मोती ही हमारे घर की बहू है। पति के कहने पर और बेटे के घर छोड़कर जाने के डर से शांति मोती को स्वीकार कर लेती है और उसका गृह प्रवेश करती है। लेकिन मोती के गरीब होने की वजह से उसकी सास, नंद और जेठानी उसे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती हैं। ऐश्वर्या हमेशा मोती से ही घर के सारे काम कराया करती है और उसके गरीब होने की वजह से उसे हमेशा ताने देती है, लेकिन मोती उन्हें कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता रहता है। मोती के गरीब परिवार के होने की वजह से उसके घर के हालात ठीक नहीं होते हैं। मोती का परिवार जिस गांव में रहता है वहां ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से बाढ़ आ जाती है। खुशी के बावजूद पूरा गांव बाढ़ की वजह से डूब गया है। सबके घर टूट गए हैं, सारे गांव में तबाही आ गई है। अब हम कहाँ रहेंगे? हाँ बाबूजी, हमारा घर भी इस बाढ़ की वजह से टूट गया है। ये घर ही हमारा इकलौता सहारा था, अब वो ही नहीं रहा। अब बिना छत के हम कहाँ और कैसे रहेंगे? हम एक काम करते हैं, हम मोती बिटिया के ससुराल चलते हैं। वहाँ हम कुछ दिन रह लेंगे। वो लोग बहुत अमीर हैं और उनका घर भी बड़ा है। शायद इतने बड़े घर में वो हमें रहने के लिए एक छोटी सी जगह दे दे। जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तब हम कहीं न कहीं अपना इंतजाम कर लेंगे। फिलहाल हमें वहीं चलना चाहिए, वरना इस बाढ़ में हम लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। रोशन की बात पूरे परिवार को ठीक लगती है, जिसके बाद वो मोती के घर जाते हैं। बाबूजी, माँ और खुशी, आप तीनों यहाँ, वो भी अचानक। सब ठीक तो है ना? बेटा, गांव में बाढ़ आ गई है। उस बाढ़ में हमारा सब कुछ चला गया, हम बेघर हो गए। बाढ़ की वजह से हमें कहीं पर भी रहने की कोई सहारा नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि जब तक ये बाढ़ कम ना हो जाए तब तक हम तुम्हारे घर पर रह लेंगे। माँ, ये भी कोई बोलने वाली बात है? जब तक सब ठीक नहीं होगा आप सभी यहीं पर ही रहेंगे। हाँ समधन जी, मोती बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। आप जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं। इसे अपना ही घर समझिए। मोती के गरीब परिवार वालों के अपने घर में रहना शांति, ऐश्वर्या और भूमिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। आप लोग क्या यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने आए हैं? घर में इतना सारा काम पड़ा है और ये नहीं कि काम में हाथ बटवा ले। आराम से एसी की हवा खा रहे हैं। नहीं ऐश्वर्या बेटा, ऐसा नहीं है। अगर मुझे पता होता तो हम जरूर तुम्हारी काम में मदद करते। अब तुम मुझे बता दो क्या काम करना है, मैं कर दूंगी। ठीक है, किचन में बर्तन रखे, आप उन्हें धो दीजिएगा और घर में जाले बहुत हो गए हैं, उन्हें साफ कर दीजिएगा। जब आप दोनों के काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। अगर कुछ और काम होगा तो मैं आपको बता दूंगी। इतना कहकर ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। ऐश्वर्या की ऐसी बातें सुनकर मोती के माँ बाप को बहुत दुख होता है, लेकिन वो जानते थे कि इस बाढ़ में इस घर के अलावा कोई और सहारा नहीं है। जिसके बाद वो आंखों में आंसू लिए सारे काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मोती के ससुराल वालों का घर दूसरों के घरों के हिसाब से बहुत ऊंचाई पर होता है, जिस वजह से इनके घर में बाढ़ का पानी नहीं आता। लेकिन ऐश्वर्या का बेटा मोनू एक दिन खेलते खेलते घर के बाहर चला जाता है। खेल खेल में उसका ध्यान हटता है, जिस वजह से वो बाढ़ के पानी में गिरने वाला होता है कि तभी मोती के पिता रोशन आकर उसकी जान बचा लेते हैं। मोनू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे आए? ऐश्वर्या बेटा, मोनू खेलते खेलते घर के बाहर चला गया था। मोनू बाढ़ के पानी में गिरने ही वाला था कि तभी मैंने इसे देख लिया। अब मोनू बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। अपने बेटे की जान बचाते हुए देख ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। ऐश्वर्या के साथ साथ ऐश्वर्या की सास और नंद को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अगर आज आप लोग नहीं होते तो मेरा बेटा शायद आज जिंदा ना होता। मैंने जो भी आप लोगों के साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जी समधी जी, अमीरी के घमंड में आकर हमने हमेशा आप लोगों को ताने दिए, लेकिन आज हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अगर आज आप ना होते तो आज मैं अपने पोते को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। नहीं समधन जी, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐश्वर्या तो मेरी बेटी जैसी ही है और एक पिता अपनी बेटी की बातों का बुरा नहीं मानता। और आप तो हमारे समधी हैं, आप माफी मत मांगिए। रोशन की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सभी का बर्ताव मोती और उसके परिवार के लिए अच्छा हो जाता है। अब धीरे धीरे बाढ़ भी कम होने लगती है। बाढ़ में जिन जिन लोगों के नुकसान हुए हैं सरकार उन्हें अच्छे खासे पैसे देती है, जिसके बाद मोती के मायके वाले उन पैसों की मदद से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और मोती भी अब खुशी खुशी रहती है।